अरे संदीप राय जी, आपने तो छुट्टी बहुत जबरदस्ती यूटिलाइज कर दी। देखिए, आप ये मत सोचिए कि फ्लो खराब हो जाता है। एक बार आपका ब्रेन, देखिए जनरली हम कोई भी डिवाइस यूज करते हैं तो उसको एक बार उसमें जब ग्लिच आने लगता है, कोई परेशानी आने लगती है, तो हम उसको एक बार स्विच ऑफ कर देते हैं। जैसे मैं मेरा आईपैड यूज करती हूँ, इसमें ये है कि जैसे वन नोट यूज कर रही हूँ तो उसमें परेशानी जैसे आने लगती है तो उसको मैं एक बार ऑफ कर देती हूँ, फिर वो बहुत बढ़िया स्पीड से चलता है। वैसा ही देखिए, एक डिवाइस जैसा ही हमारा दिमाग है। ज्यादा यूज करने पर क्या होता है, एक बार थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो इसको जब आप एक बार 2-3 दिन का एक टाइप की एक्टिविटी से देखिए, हमें लगता है कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो उससे जब ब्रेक हमें मिल जाता है तो हम रिचार्ज हो जाते हैं उससे, हमें फिर वापस हम बहुत डबल स्पीड से काम कर सकते हैं। तो ये नहीं सोचना है, ये सोचिए कि आप अपने दिमाग को एक बार ब्रेक दे रहे हैं इस टाइप के काम से। अब देखिए, अब आपको पढ़ने में, आज भी आप देखेंगे कि आपको समझ में भी बहुत आएगा और आपका मन भी बहुत करेगा पढ़ने का। आप जब भी आप देखिए, अगर आप एक, ये ऐसा तब नहीं हो सकता है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से अच्छे फ्लो के साथ अगर लगातार पढ़ रहे हैं और अगर बीच में अगर थोड़ा ब्रेक आता है तो आप देखेंगे कि उस ब्रेक के बाद में आप बहुत अच्छे से स्पीड अप हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अभी तक आर्टिकल 21 तक हम डिस्कस कर चुके हैं और आज अब हम 21A पढ़ेंगे। ठीक है, बेरेक्ट और पेन पेपर निकाल लें। ज्यादा कुछ आज केस लॉज नहीं रहेंगे इतने। मोस्ट प्रोबेबली आपको जो बेरेक्ट में जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान में जो जितना लिखा हुआ है उसको अगर हम समझते हैं, याद रखते हैं, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और हमारे क्वेश्चंस जो हमें पूछे जा सकते हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 21(1) सबको विजिबल है बोर्ड पर? देखिए 21 क्या है, जिसका टाइटल क्या है, शिक्षा का अधिकार। कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। कि राज्य क्या करेगा, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले, मतलब 6 से 6 ईयर के जो हो चुके हैं और 14 तक सभी बालकों के लिए, कि 6 से 14 वर्ष तक की अवधि इसमें मानी गई है। अलग अलग जगह, कई जगह एज को रिलेटेड इशू होते हैं, तो आप ध्यान रखें कि 21A में जो है वो क्या है, 6 से 14 एज बताई गई है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कि ये कंपल्सरी है और निःशुल्क है। ठीक है, कि इस पे किसी तरह का शुल्क स्कूल द्वारा नहीं लिया जाएगा। देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। कि राज्य को किस रीति में शिक्षा देनी है उसके बारे में प्रोविजन करेगा और राज्य क्या होगा, ये इसके बारे में उपबंध करेगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है। देखिए, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि 21A लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोविजन बाद में जोड़ा गया है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ठीक है, देखिए आप देखेंगे कि ये प्रोविजन ऑलरेडी हमारे संविधान में मौजूद था। इसको बाद में 86वें संविधान संशोधन हुआ था 2002 में और 21A जोड़ा गया। और इसमें सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि एक प्रोविजन ऐसा होने के बावजूद भी ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ये बात जो आर्टिकल 21A में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 86th अमेंडमेंट करके जोड़ी गई है, इस बात को यहां आप देखेंगे कि वापस रिवाइज किया गया है। क्योंकि पहले ये कहां लिखा हुआ है, नीति निर्देशक तत्व में। तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि जब एक जगह पहले ऑलरेडी ये लिखा गया है तो फिर इसी प्रोविजन को आप आर्टिकल 45 में ये प्रोविजन लिखा था कि संविधान में जब एक जगह लिखा हुआ है तो इसको वापस रिपीट क्यों किया गया है। क्योंकि देखिए, जब हम
डीपीएसपी पढ़ेंगे तो आप एक चीज देखेंगे, क्योंकि आप एफआर के बारे में अभी देख रहे हैं कि एफआर की क्या सिचुएशन हमारी कंट्री में है। भारतीय संविधान में जो एफआर दिए गए हैं उनका क्या प्रभाव देश में वो रखते हैं। तो इसके आगे बढ़ते हुए जब आप आर्टिकल 32 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अगर किसी एफआर का वायलेशन होता है तो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट 5 तरह की याचिकाएं हैं जो जारी कर सकता है इसके वायलेशन को रोकने के लिए। लेकिन जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि किस तरह से उनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। इसलिए ये प्रोविजन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था और इसका मतलब इसको इस स्थिति में लाना जरूरी था कि ये इस तरह से वर्किंग में रहे, इस तरह से ये प्रोविजन में रहे कि इसको मस्ट कर दिया जाए। ठीक है, इसलिए इसको एफआर में जगह देने के लिए बाकायदा अमेंडमेंट किया गया था और अमेंडमेंट करके इसको एफआर 21 ए जोड़कर 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 86th अमेंडमेंट था जो कि 2002 में हुआ था, जिसके द्वारा ये एक्ट जोड़ा गया, ये आर्टिकल जोड़ा गया। अब इसके आगे हम चलते हैं कि जो 32 मैंने आपको बताया है, 32 ही मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है इस एफआर में और डीपीएसपी में, क्योंकि जो 32 है उसके तहत हम एफआर अगर हमारे वॉयलेट होते हैं तो न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन अगर डीपीएसपी कहीं लागू नहीं है या फिर कोई भी स्थिति ऐसी है कि हम उनका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो आप वाद दायर नहीं कर सकते हैं या फिर न्यायालय से याचिका जारी नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, एक फैक्ट तो हमने ये डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब एक फैक्ट और है जो इससे जुड़ा हुआ है कि क्यों 86वां संविधान संशोधन हुआ, किसके कार्यकाल के दौरान हुआ और उसका इससे क्या रिलेशन है। देखिए, ये बात 2000 की है जब हमारी आजादी को लगभग हो गए थे 50 साल और अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे और उस समय एक आयोग गठित किया गया था, संविधान समीक्षा आयोग। ठीक है, किस चीज के लिए किया गया था कि संविधान की समीक्षा करने के लिए, क्योंकि संविधान 2000 के टाइम जब संविधान को लागू किए हुए 50 साल हो गए थे तो बात ये थी कि इन 50 साल में संविधान को लेके जो जनता की अपेक्षाएं थी उन पर वो कितना खरा उतरा है, इसकी जांच करने के लिए ये आयोग गठित किया गया था। किसकी सरकार के दौरान? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान। और संविधान समीक्षा आयोग और ये गठित किया गया था 2000 में और किसका कार्यकाल में? अटल जी के कार्यकाल में ये संविधान समीक्षा आयोग गठित किया गया। इसका रीजन ये था कि संविधान को देखा जाए कि उसमें क्या कमियां हैं, उसने आज तक कैसा काम किया है, दूसरा कि क्या है जो उसमें ऐड करना चाहिए। और ये जो आयोग था इसने बहुत सारी रिपोर्ट्स दी हैं और ये आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे एमएन वेंकटचलैया, उनकी अध्यक्षता में इस आयोग को गठित किया गया था। इसमें हालांकि और भी बहुत सारे सदस्य थे, एक जज और थे बी जीवन रेड्डी और सुभाष कश्यप जिनकी आप हमारी संसद बुक जो पढ़ते हैं वो भी इसके सदस्य थे। आरएस सरकारिया वो भी इसके मेंबर थे। मतलब बहुत रिनाउंड पर्सन जैसे कि पीए संगमा भी इसके मेंबर थे। और 2002 जब ये आयोग 2000 में इसका गठन किया गया था और बाद में 2002 में इसने अपना प्रतिवेदन पेश किया था। कब? 2002 में। 2002 में जब प्रतिवेदन पेश किया तो उसमें उन्होंने एक अनुशंसा की कि 6 से 18 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर देनी जानी कि निःशुल्क होनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन जब सरकार ने इस अनुशंसा पर विचार किया तो उन्होंने 6 से 14 साल के प्रोविजन को वैलिड किया। क्या किया? 21 ए जोड़कर क्या किया? 86वां संविधान संशोधन किया गया और 6 से
14 साल की एज को वेरीफाई किया गया कि 6 से 14 साल तक की जो एज होगी उसके लिए क्या किया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 86वें संविधान संशोधन की जो अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर आपको अब अच्छे से पता है। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो हम आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और हम जब बाकायदा जब सारे आयोग पढ़ेंगे तब संविधान समीक्षा आयोग जो अभी मैंने आपको बताया उसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं और मतलब बहुत वाइड इसकी वर्किंग जो आप देखेंगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा आयोग था जो जिसमें बहुत रिनाउंड लोग, इंटेलिजेंट लोग थे, इनकी बहुत सारी रिपोर्ट्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। आप खुद ही देख रहे हैं कि कितना बड़ा संशोधन करके कितना मतलब इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस आयोग की रिपोर्ट से ही, अनुशंसा से ही जोड़ा गया था। लेकिन जितनी इंपॉर्टेंस इस आयोग को मिलनी चाहिए थी उतनी इंपॉर्टेंस इस आयोग को नहीं मिल पाई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका लास्ट जो एक्ट है, लास्ट जो आर्टिकल है उसके बारे में आज अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डन। 21 में कोई क्वेश्चन? इक्कीस में कोई तरह की परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 22 निकालें। देखिए आर्टिकल 22 है एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली, जैसे क्योंकि इसमें इतने ज्यादा केस लॉज नहीं है और नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि इसके 1 बाय 1 आप इसके जो वन लाइनर मतलब जो वन वर्ड वाले आंसर है ना वो आप एक कॉपी में बाकायदा लिख लें कि कितने मंथ, इसमें मंथ का भी टाइम कुछ है 22 में कि कितने घंटे में पेश करना है, कौन से प्रोविजन है। तो आप एक नोट्स जरूर बना लें कि 22 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो छोटे छोटे क्वेश्चन निकलते हैं, क्योंकि जनरली हर एग्जाम में आप देखेंगे कि 22 से क्वेश्चन जरूर आता है। जो प्रिलिमिनरी जितने भी एग्जामिनेशन है उनमें सब में इससे मोस्टली क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, 22 शुरू करते हैं कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो सबसे जरूरी तो ये है कि हम गिरफ्तारी और निरोध इन दोनों शब्दों को हम समझेंगे कि ये किस तरह से अलग अलग दोनों क्यों लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए 22 शुरू करते हैं कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना कि अगर किसी पर्सन, सबसे पहली बात तो आप ये देख लें कि इसमें व्यक्ति शब्द का यूज किया गया है। व्यक्ति मतलब कोई भी पर्सन जो इंडियन भी है और जो इंडियन नहीं है, सबको ये राइट 22 मिलता है। क्योंकि अगर कोई बाहर से भी आया है तो नेचुरल सी बात है, कोई बाहर से आया है तो वो अगर उसको भी इस तरह से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। मतलब उसका इसका जो 22 है इसका राइट एक गैर भारतीय को भी प्राप्त है कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि अगर किसी पर्सन को गिरफ्तार किया गया है तो सबसे पहले तो उसको बाकायदा कारण बताया जाएगा कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए जो आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है सिमिलर चीजें आप जब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, दंड प्रक्रिया संहिता जो है, जो हमारे देश में दंड के जो प्रोविजन है उनकी जो प्रक्रिया है कि किस तरह से एक्टिविटी, जैसे किसी पर अगर इंडियन पेनल कोड आईपीसी के तहत अगर कोई क्राइम करता है या फिर किसी भी एक्ट के तहत कोई अपराध किया गया है तो उस पर कार्यवाही किस तरह से की जाएगी उसको बताती है दंड प्रक्रिया संहिता। तो दंड प्रक्रिया संहिता जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो भी इसी तरह के प्रोविजन बताता है कि अगर आप किसी को गिरफ्तार, अगर कोई भी अधिकारी किसी को, पुलिस ऑफिसर किसी को गिरफ्तार कर रहा है तो वो उसको कारण बताएगा सबसे पहले, और यही प्रोविजन आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है।
किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है कि जैसे ही गिरफ्तार किया जाएगा उसको कारण बताया जाएगा कि इसको आपको इस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है। ठीक। ऐसे गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप कारण बताएंगे और अगर कारण बताए बिना आप उसको अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखेंगे, मतलब आप उसको निरुद्ध करके डिटेन करके नहीं रख सकते हैं। या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा कि आप जैसे ही गिरफ्तार किए जाते हैं आप अपने लॉयर से बात कर सकते हैं, उसको बुला सकते हैं, से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने। क्योंकि देखिए प्रतिरक्षा करने का मतलब ये है कि जैसे मेरे को गिरफ्तार किया जाता है तो मैं मेरा लॉयर अपॉइंट कर सकती हूं कि मुझे गिरफ्तार किया गया है, या मैं ताकि मेरी तरफ से वो मेरी बात न्यायालय में रख सके। इसलिए क्या लिखा है कि विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार, कराने के अधिकार। क्योंकि देखिए ये राइट हमें भारत में मिला हुआ है कि हमें किसी अपराध के तहत अगर गिरफ्तार किया जाता है तो हम हमारी प्रतिरक्षा करने का अधिकार रखते हैं, कि हमें अधिकार है कि हम हमारा वकील करें जो हमारी तरफ से दलील कोर्ट में पेश करेगा। ठीक है। तो प्रतिरक्षा करने के अधिकाराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। जैसे ही किसी को गिरफ्तार किया जाता है उसको गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे, उसको अपने विधिक व्यवसायी मतलब अपने वकील से मिलने का, संपर्क करने का उसको बताया जाएगा। इस अधिकार से उससे वंचित नहीं रखा जाएगा। बाकायदा उसको बताया जाता है कि आप अपने लॉयर से बात कर सकते हैं, उसे बुला सकते हैं। ठीक है। और आपको इस क्राइम में गिरफ्तार किया गया है। ठीक है। 22(1) समझ में आ गया। अब चलते हैं 22(2) में कि प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, कि गिरफ्तार कर लिया है और उसको डिटेन कर रखा है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक। देखिए ये एक रूल है कि जैसे ही किसी व्यक्ति को, सीआरपीसी सेक्शन 58 भी यही कहता है कि जैसे ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा। तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट के समक्ष लाने का रीजन तो एक तो ये है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो जिसके भी द्वारा, आईयू के द्वारा, किसी के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है, वो रीजन बताएगा खुद जाके कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है और अपनी कारण पेश करेगा कि इस रीजन के तहत, इस अपराध के तहत इस पर्सन को गिरफ्तार किया गया है। और मजिस्ट्रेट इस बात की जांच करता है कि क्या वो सही है या नहीं है। और अगर मजिस्ट्रेट ये पाता है कि वो सही गिरफ्तारी नहीं है तो वो उसको डिटेन करने से मना कर सकता है, मतलब उसको छोड़ने के आदेश दे सकता है। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का रीजन ये है। ठीक है। कि और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय। देखिए इसका मतलब ये है कि एक पर्सन है जिसने दिल्ली में क्राइम किया, ठीक है, और उसको गिरफ्तार किया गया है जयपुर से, तो उसको न्यायालय में पेश करने के लिए जितना समय यहां पहुंचने में लगेगा 24 घंटे में से उसको माइनस कर दिया जाएगा। देखिए जब भी पुलिस के द्वारा किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो बाकायदा लिखा जाता है टाइम। आप देखेंगे कि किस तरह से टाइम लिखा जाता है। जैसे 3:12 और 25 सेकंड, इस तरह से टाइम लिखा जाता है, पूरा टाइम कि किस समय एग्जैक्ट गिरफ्तारी हुई थी। और इसके 24 घंटे जहां पूरे होते हैं, जैसे समझ लीजिए 8 घंटे सफर में लगे हैं तो वो 8 घंटे माइनस कर दिए जाएंगे और उसके अंदर 24 घंटे जो हैं उसके अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित उसको कर दिया जाएगा। यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के, कि देखिए जैसे कि अगर आसपास मजिस्ट्रेट नहीं है, न्यायालय नहीं है, ऐसी जगह गिरफ्तार किया गया है जो बहुत दूर दराज के एरिया, तो जितना जल्दी हो सके, जितना आसपास अगर कोई मजिस्ट्रेट अवेलेबल है वहां पर उसको 24 घंटे, उसकी गिरफ्तारी से 24 घंटे बीतने से पहले गिरफ्तार उसको उपस्थित कर दिया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने। और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना, कि मजिस्ट्रेट जब प्राधिकृत करता है उसके बाद में जब उसको पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट जितनी अवधि बताएगा उसके प्राधिकार, मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। उसके बाद में
जेसी या पीसी, जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी, जैसा मजिस्ट्रेट बताता है उस हिसाब से जो मजिस्ट्रेट कहेगा उसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 24 घंटे से पहले 24 घंटे बीतने से पहले निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दिया जाएगा। ठीक है। थर्ड है कि खंड 1 और खंड 2, मतलब ये एक तो गिरफ्तार करते ही गिरफ्तारी का कारण बताना है, दूसरा कि उसको आप अपना लॉयर कर सकते हैं, ये बात बतानी है, इस राइट से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। सेकंड क्या है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है 24 घंटे के अंदर अंदर, और मजिस्ट्रेट जितना प्राधिकृत करता है उससे अधिक नहीं रख सकते आप जेल में। तो खंड 1 और खंड 2 की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी। ये जो ऊपर वाले प्रोविजन है ये लागू किसको नहीं होंगे कि तत्समय शत्रु अन्य देशीय या निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। देखिए पहली बात तो यह है कि तत्समय शत्रु अन्य देशीय, सबसे पहले जरूरी है हम ये समझें कि ये एक्सक्लूड किस किस को कर रहे हैं। पहली बात तो जो आर्टिकल 22 है वो एक्सक्लूड कर रहा है तत्समय शत्रु। इसका मीनिंग ये है कि शत्रु देश, और शत्रु देश का अगर कोई पर्सन है, इसका क्या मतलब है कि शत्रु देश के अगर कोई पर्सन है उसको गिरफ्तार किया गया है तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरा वकील बुलाओ, मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, ये सब का कोई भी बात। शत्रु देश का अगर कोई नागरिक है और उसे गिरफ्तार किया गया है तो वो ये बातों का हवाला नहीं दे सकता है। उसको कोई जरूरी नहीं है कि 24 घंटे में पेश किया जाए, कोई जरूरी नहीं है उसको लॉयर अवेलेबल करवाया जाए, ये राइट्स उसको नहीं मिलेंगे। ठीक है। फिर अन्य देश शत्रु अन्य देशी, साथ में क्या लिखा है, तत्समय। तत्समय शत्रु का मीनिंग ये होता है कि उस समय जिस कंट्री से आपका युद्ध चल रहा है, मतलब ऐसे नहीं है कि हम ये बोल देंगे कि पाकिस्तान का व्यक्ति, चीन का व्यक्ति, ऐसे नहीं होगा। उस समय किसी भी कंट्री से जिससे आपका युद्ध चल रहा है वो कंट्री का व्यक्ति आपका क्या होगा, तत्समय शत्रु होगा। तो उस तत्समय शत्रु का अगर कोई भी पर्सन है तो आप उसको ये राइट जो 22(1) और 22(2) में दिए गए हैं वो नहीं मिलेंगे। निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। देखिए निवारक निरोध कानून है, निवारक निरोध स्पेसिफिक आप कानून देखते हैं जिसके कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि मीसा है, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, एक एक्ट है मीसा। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है, रासुका है, ये सब जो एक्ट बने हुए हैं, मतलब रासुका जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है जो कि अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग उनके स्वयं के हैं। जैसे कि राजस्थान में राजकोका, मकोका, इस तरह से महाराष्ट्र में मकोका, इस तरह के नामों से ये जाने जाते हैं। मतलब कि निवारक निरोध से आप ये समझ सकते हैं कि निवारक निरोध का मीनिंग है कि किसी पर्सन को निरुद्ध करना ताकि उस व्यक्ति को किसी भी संभावित अपराध को कारित करने से रोका जा सके। कि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध, जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि आप किसी का निरोध इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी चीज का निवारण किया जा सके। मतलब कि इसका मतलब ये है निवारक निरोध कानून ऐसे कानून हैं जो किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का राइट आपको इसलिए देते हैं कि उस व्यक्ति को किसी भी संभावित अपराध करने को कारित करने से, कि हाँ अगर किसी का लगता है कि ये अमुक अपराध कर सकता है तो उसका निरोध किया जा सकता है निवारक निरोध कानून के तहत। और ऐसे आप समझ सकते हैं कि निवारक निरोध प्रशासन द्वारा इस संदेह के आधार पर की गई कार्रवाई है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा कुछ गलत कार्य किया जा सकता है और वो कार्य क्या होगा, राज्य के लिए प्रतिकूल हो सकता है। ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि निवारक निरोध में और गिरफ्तारी में क्या डिफरेंस है। देखिए एक गिरफ्तारी तब की जाती है जब किसी व्यक्ति पर कोई अपराध कारित करने का आरोप होता है, ठीक है, और उसको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन निवारक निरोध के मामले में एक व्यक्ति को क्या किया जाता है, डिटेन किया जाता है, निरुद्ध किया जाता है, क्योंकि उसे केवल कुछ ऐसा करने से प्रतिबंधित किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, प्रतिबंधित, जिससे मतलब कि उसको कुछ ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है जिससे कि क्या हो सकता है, विधि व्यवस्था मतलब बिगड़ सकती है।
गिरफ्तारी क्या है, किसी पर कोई आरोप है कि इसने ये अपराध किया, उसको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन निवारक निरोध क्या है, आप देखेंगे ना कि गिरफ्तारी हो गई है मतलब कि अपराध उसने किया है, ठीक है। लेकिन निवारक निरोध आप शब्द से ही समझ रहे हैं, निवारक निरोध का मतलब यह है कि एक पर्सन है जिसको डिटेन इसलिए किया गया है कि वो कुछ ऐसा कर देगा जिससे कि विधि व्यवस्था बिगड़ जाएगी, और यही निवारक निरोध इसमें आर्टिकल 22 में हमें बताया गया है, ठीक है। निवारक निरोध में और गिरफ्तारी में डिफरेंस क्लियर है। निवारक निरोध होते क्या है, निवारक निरोध का अर्थ यही है कि किसी भी पर्सन को इसलिए निरुद्ध करना ताकि उस व्यक्ति को किसी भी संभावित अपराध को, मतलब कि कोई संभावित अपराध की हाँ भाई ये इस तरह का अपराध कर सकता है, उसको करने से उसको रोका जा सके। जैसे कि ऐसे मतलब कि जनरली आप देखते हैं कि कोई ऐसे काम जो राष्ट्र को सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को हानि पहुंचा सकते हैं, अखंडता को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस तरह के काम जब आप करते हैं, किसी के द्वारा करता हुआ पाया जाता है उसको, तो उसको जिस तरह से गिरफ्तार किया जाता है तो वो ये डिमांड नहीं कर सकता कि मेरे को 24 घंटे के अंदर मेरे को 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाए, या फिर मेरे को मेरा लॉयर अवेलेबल करवाया जाए। ये इस तरह के राइट्स वो एंजॉय नहीं कर सकता है, ठीक है। समझ में आ गया सबको, क्लियर? कि तत्समय शत्रु कौन नहीं फायदा उठा सकता, तत्समय शत्रु अन्य देशीय या निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। कि देखिए आपने कभी कभी मूवीज में डायलॉग सुना होगा कि ऐसा फंसाऊंगा कि निकलेगा नहीं, क्योंकि इनके जमानत के प्रोविजन नहीं है, ठीक है। इसको लेके बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा है 4 में कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि, देखिए अब आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है कि जैसे जनरल पर्सन की अगर गिरफ्तारी होती है तो उसको क्या किया जाता है, 24 घंटे में किया जाता है। तो अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, तो क्या किसी को निवारक निरोध के तहत अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसको जमानत का राइट नहीं है, वकील लेने का राइट नहीं है, उसको 24 घंटे में न्यायालय के समक्ष पेश होने का राइट नहीं है, तो क्या उसको कभी नहीं छोड़ा जाएगा, आजीवन बंद रखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक प्रोविजन है कि 3 मंथ के अंदर उसको 3 मंथ तक वो रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होगा आगे के सब क्लोजेस जो है वो बताएंगे, ठीक है। कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि, कि अगर कोई लॉ है जो निवारक निरोध से जुड़ा हुआ है, मतलब निवारक निरोध कानून किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि ऐसे व्यक्तियों से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं, या तो मतलब उस टाइम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं कि और जिस टाइम वो आयोग बनाया जा रहा है उस टाइम है, या न्यायाधीश रहे हैं, या फिर पहले रह चुके हैं, या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हैं, या फिर क्या है एलिजिबल हैं कि वो न्यायाधीश हाईकोर्ट के जज नियुक्त किए जा सकते हैं। मिलकर बने सलाहकार बोर्ड, एक सलाहकार बोर्ड का निर्माण किया जाता है, ने 3 मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है, कि एक सलाहकार बोर्ड बनेगा, ठीक है। उस सलाहकार बोर्ड में कौन होंगे, जो हाईकोर्ट के जज हैं या रहे हैं या बन सकते हैं, ऐसे पर्सन होंगे, और वो कहेंगे कि ये जो पर्सन है इसका और डिटेंशन होना चाहिए, तब तो उसको 3 महीने के बाद भी, उसका 3 मंथ के बाद भी उसको डिटेन किया जा सकता है, अदरवाइज डिटेन नहीं किया जा सकता। कि निवारक निरोध करने का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि, अब देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 22/4 में कितने मंथ का समय है निवारक निरोध कानूनों के विषय में, तो 3 मास, ये याद रखना। दूसरा, व्यक्ति को दिया गया है 22 का राइट, ये भी याद रखना। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन राइट एंजॉय नहीं कर सकता है, तत्समय, ये जो शब्द है इसको एज इट इज याद रखना है, तत्समय शत्रु अन्य देशीय, तत्समय शत्रु अन्य देशीय, ये पूरा वर्ड एज इट इज आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आर्टिकल 22 से आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक ऐसे व्यक्तियों से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हैं, मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने 3 मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है, कि अगर वो सलाहकार बोर्ड प्रतिवेदन देता है
कि हाँ इसका 3 महीने से प्लस इसका डिटेंशन होना चाहिए, तब 3 महीने से प्लस किया जाएगा, अदरवाइज 3 महीने तक ही, 3 महीने के बाद में इसको जो कार्रवाई की जाती है वो 3 महीने के बाद में की जाएगी। परंतु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जो खंड 7 के उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की गई है। देखिए खंड 7 में ये बताया गया है कि अवधि कितनी होगी, ये डिसाइड फाइनली कौन कर सकता है, संसद कर सकती है विधि बनाकर। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को खंड 7 के उपखंड क और उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जाता है। परंतु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति को उस अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जो खंड 7 के उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की गई है। कि उस ज्यादा जो विधि बनाई गई है किसके तहत, 7 के ख के तहत, उससे ज्यादा नहीं किया जाएगा। फिर ऐसे व्यक्ति को खंड 7 के उपखंड ख और उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जाता है। ठीक है, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्र अवसर देगा। कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में कि जब ये अवधि पूर्ण होने वाली होती है, तब जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशक्य की निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्र अवसर देगा। देखिए इसका मतलब ये है कि जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको रीजन बता दिए जाएंगे कि भाई आपको इस आधार पर रासुका के तहत या फिर MIS मीसा के तहत, इस मतलब जो भी जिस निवारक निरोध कानून के तहत आपको गिरफ्तार किया गया है वो रीजन बताएगा। और जो ये लिखा हुआ है कि अभ्यावेदन आदेश के विरुद्ध कि जो आदेश आया है निवारक निरोध का उसके विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर देगा। इसका मतलब यही है कि जैसे ही अवधि पूरी होती है, 3 मास तक तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे ही अवधि पूरी होती है और जितनी अवधि सलाहकार बोर्ड बताता है उसके पूरे होने के तहत उसको अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, खंड 5 की किसी बात से ऐसा आदेश जो उस खंड में निर्दिष्ट है करने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों का प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है। देखिए यही है कि ये 5 जो है ये कहता है कि अगर कोई बात ऐसी है जो लोकहित के विरुद्ध है, जैसे आतंकवादी वगैरह पकड़े जाते हैं वो सब ये निवारक निरोध कानून ही है सारे, कि खंड 5 की किसी बात से ऐसा आदेश जो उस खंड में निर्दिष्ट है करने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों का प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें प्रकट करना ऐसे प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है। कि देखिए अगर ऐसे किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाता है तो सीधी बात है उससे ज्यादा कम्युनिकेट नहीं किया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि इसको कुछ भी बताना फालतू में सब लोकहित के विरुद्ध काम हो जाएगा, इसलिए वो जरूरी नहीं है कि उसको। ये देखिए ये एक संरक्षणकारी व्यवस्था है जो आप 22(6) देख रहे हैं, ये संरक्षण प्रदान करता है किसको, आदेश करने वाले प्राधिकारी को। हर कानून में जनरली आप लॉ जब पढ़ते हैं तो उसमें एक संरक्षणकारी प्रोविजन होता है, मतलब कि इस पोस्ट पर रहते हुए वो अगर कोई काम करेगा तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो जैसे कि अगर कोई बात ऐसी है जो आदेश करने वाले प्राधिकारी को ये लगती है कि ये लोकहित में नहीं है इसको बताना, तो जिसको निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है उसको वो बात वो नहीं बताएगा। ठीक है, संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि, अब देखिए संसद क्या क्या विहित कर सकेगी वो देखते हैं कि किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए खंड 4 के उपखंड ख के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड के लिए राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सकेगा। कि वो मामले डिसाइड कर सकेगी संसद, क्या वो मामले डिसाइड कर सकेगी कि कौन से ऐसे मामले होंगे जिनमें 3 मास से अधिक अवधि के लिए खंड 4 के उपखंड क के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय कि ऐसे कौन से मामले हैं, उसके बारे में डिसाइड कौन करेगा, संसद डिसाइड करेगा कि ये इस कैटेगरी के जो मामले होंगे उसमें ना तो सलाहकार बोर्ड की राय चाहिए और ना ही 3 महीने वाला कोई मुद्दा होगा,
कि 3 महीने से ज्यादा भी अगर रखा जाता है तो कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। वो मामले डिसाइड कौन करेगा? संसद करेगी। दूसरा क्या है कि संसद क्या डिसाइड कर सकती है कि किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा, कि किस मामले में कितने महीने होंगे, यह डिसाइड कौन करेगा? संसद करेगी। 3 महीने का प्रोविजन एक दे दिया है, लेकिन अलग अलग मामलों में जो संसद जो है स्पेसिफाई कर सकती है कि इसमें इतना मंथ, इसमें इतना मंथ, इसमें इतना मंथ। ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन, टाइम का स्पेसिफिकेशन वर्गों के आधार पर कौन करेगा? संसद करेगी। ठीक है, इसके आगे लिखा है कि खंड 4 के उपखंड क के अधीन की जाने वाली जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, कि सलाहकार बोर्ड जिस प्रक्रिया को अपनाएगा कि 3 महीने के बाद में न्यायालय में प्रस्तुत करना है या फिर 3 महीने से ज्यादा करना है, तो उसके लिए जो जांच की प्रक्रिया जो सलाहकार बोर्ड अपनाएगा वो प्रक्रिया कौन निर्धारित करेगा? संसद। ठीक है, क्लियर? बताइए, आर्टिकल 7 क्लियर? इसके बाकायदा आप नोट्स बनाएंगे बुलेट पॉइंट वाले, क्योंकि बहुत बड़ा आर्टिकल है और इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो बुलेट पॉइंट के साथ में इसके नोट्स बनाने हैं कि कैसे 22(1) में क्या लिखा है, 22(2) में क्या लिखा है, 22(2) क में क्या लिखा है, 22(2) ख में क्या लिखा है, मतलब 22(2) 3 क ख, इस तरह से 22(4), 22(5) और इनके जितने भी सब क्लोजेस हैं, ए बी हैं, सबके मतलब 22 को एक बहुत छोटा सा रूप देके आपको तैयार करना है, क्योंकि बहुत बड़ा आर्टिकल है और इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, छोटे 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 बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से निकलते हैं। बताइए, सब क्लियर? ओके डन, आगे चलते हैं। अब आर्टिकल 23 कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, कि मानव का दुर्व्यापार, देखिए जिस तरह से चीजों का व्यापार किया जाता है उसी तरह से अपराध के तहत लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग का भी ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। ह्यूमन, क्योंकि देखिए जनरली जो लेडीज हैं उनको जैसे कि एक ऑर्गन्स के लिए तो लेडीज, जेंट्स, बच्चे सबको किया जाता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लेडीज को प्रोस्टिट्यूशन के लिए और जितना भी ऑर्गन जो इतना सेल होता है उसके लिए इस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखी जाती है। तो मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम जो जबरदस्ती करवाया हुआ काम है, बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। कि अगर किसी तरह से मानव का दुर्व्यापार किया जाता है, मतलब उसकी खरीद फरोख्त की जाती है, और बेगार का मतलब ये है कि किसी पर्सन का जो कोई काम अगर किसी से करवाया गया है, बेगार का मतलब है फोर्स्ड लेबर, मतलब जबरदस्ती काम, तो जितना उसका मानदेय होता है, रेम्युनरेशन होता है, जितना उसको मतलब या तो दिया ही नहीं गया उसके काम के बदले में, या फिर जितना होता था उससे कम दिया गया है, वो भी बाकायदा बेगार में आता है। कि जितना रेम्युनरेशन किसी के 1000 रुपीज होते हैं, आप 800 दे रहे हैं, तो वो भी फोर्स्ड लेबर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बेगार, और आप देखते हैं कि आप इंग्लिश वाला सेक्शन जब पढ़ेंगे तो इंग्लिश में भी यही सेम वर्ड यूज किया गया है, बेगार शब्द। ठीक है, मतलब इसके लिए स्पेसिफिक कोई वर्ड नहीं है। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा वर्ड इंग्लिश सेक्शन में इसके लिए उपयुक्त है, मतलब तो बेगार को बेगार ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत लिखा गया है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध है, कि आप मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते हैं, दूसरा बेगार नहीं करवा सकते हैं कि आप किसी को काम करवा लें और उसको पैसे ना दें। ठीक है, और इसी तरह से बलात्श्रम मतलब कि इस तरह के अन्य बलात्श्रम जितने हैं, कि इस तरह के कोई अन्य किसी तरह की जबरदस्ती की कोई काम है वो आप नहीं करा सकते हैं, उसको प्रतिषिद्ध कौन करता है? आर्टिकल 23। और ये किसके तहत है? 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार थे, उसी तरह क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसका पहला आर्टिकल क्या है? 23। ठीक है, और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। क्योंकि देखिए ये सब चीजें, बेगार, दुर्व्यापार, ये सब आईपीसी में बाकायदा बताए गए हैं कि अगर आप मानव दुर्व्यापार करते हैं, 370 में आप देखेंगे आईपीसी में कि मानव का जो अगर मनुष्य को की खरीद फरोख्त की जाती है तो उसको बाकायदा अपराध माना गया है। इसलिए अगर आप मानव को
ह्यूमन बींग को खरीदते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है कोई, या फिर बेगार करवाता है कि जितना काम करवाया और जितना रेम्यूनरेशन बनता था, पारिश्रमिक बनता था, मानदेय बनता था, उतना नहीं दिया या उससे कम दिया, तो वो किस में आएगा? फोर्स्ड लेबर में, बेगार में। जिस तरह से इसका आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि राजस्थान में कुछ प्रथाएं देखने को ये कुछ एक चीजें देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं हाली या फिर सांगड़ी। इनका मीनिंग ये होता है कि जो जिनके पास जमीनें होती हैं वो लोग कुछ लोगों को रखते हैं जिनसे पूरे दिन खेत में काम करवाते हैं और शाम को उनको उसके एवज में खाना दिया जाता है। देखिए, एक बाकायदा कानूनों के तहत ये प्रोविजन है कि अगर पूरे दिन अगर कोई पर्सन काम कर रहा है तो बाकायदा उसका एक पे स्केल डिसाइडेड है कि इतना पैसा हर काम के अकॉर्डिंग बांटा गया कि कितना कैसा काम करने पर कितना पैसा मिलेगा। जबकि जो ये हाली और सांगड़ी, ये इस तरह की जो रिवाज है वहां पे, जो प्रथाएं हैं, ये मतलब ये कुछ टर्म्स वहां पे देखने को मिलेंगे। इनके तहत क्या करते हैं? हाली पर लोगों को रखते हैं जो उनके घर पे रहते हैं, उनके घर के और अन्य काम भी करते हैं और खेत का काम भी करते हैं, और उसके एवज में उनको सुबह शाम का खाना दिया जाता है, किसी तरह का काम नहीं दिया जाता। और ये बाकायदा बैन है। ये जो प्रथाएं हैं, हाली और सांगड़ी टाइप की जितनी प्रथाएं हैं, ऐसी प्रथाएं आप राज्य में भारत में अन्य राज्यों में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर काम किए जाते हैं तो आप अपराध हो, ये क्या, इनका उल्लंघन क्या होगा? अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। आर्टिकल 23 के तहत भी ये अपराध है। दूसरा, दंड का प्रोविजन कहां बताया गया है कि जहां पर ये आईपीसी में दंडनीय बताए गए हैं या फिर किसी भी अदर एक्ट में जहां पे जो लेबर लॉ वगैरह हैं, जहां पे भी इनके विषय में जितना दंड है उसके अकॉर्डिंग उसको व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जो इसका उल्लंघन करता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब पढ़ते हैं नेक्स्ट 23(2) क्या कहता है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। देखिए 23(1) क्या कहता है? 23(1) ये कह रहा है कि किसी तरह का बेगार आप नहीं करवाएंगे, मतलब बिना पेमेंट के आप काम नहीं करवाएंगे, कम पेमेंट से आप काम नहीं करवाएंगे। उसी तरह से जो 23(2) है वो ये कहता है कि राज्य क्या करवा सकता है? सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। मतलब आर्टिकल 23 का जो 1 है वो ये नहीं कर सकता कि आप, अगर राज्य आपको सार्वजनिक हित में अगर आपसे काम करवा रहा है तो आप उस समय इसका फायदा आप ये नहीं कह सकते हैं कि 23(1) के तहत ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। क्योंकि देखिए, आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कोरोना का टाइम है और गवर्नमेंट अगर कहती है कि जो एनसीसी कैडेट्स हैं या फिर जो स्काउट गाइड के कैडेट्स हैं वो आए और कार्य करें, हेल्प करें, ठीक है, या फिर जैसे कि युद्ध हो रहा है तो युद्ध लड़ने के अलावा अन्य जितने भी काम हैं वो काम एनसीसी कैडेट्स या स्काउट गाइड कैडेट्स को बुला लिया जाए युद्ध के दौरान, तो ये क्या है? सार्वजनिक हित के काम है जिनमें हो सकता है ये क्या हो? विदाउट पेमेंट हो सकते हैं। तो पब्लिक जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा जो अधिरोपित करने से ये 23(1) है वो निवारित नहीं कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल, और दूसरा 23(2), देखिए ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको आप हमेशा नोट डाउन करके देखें कि आपको कहीं ये पूछ लिया कि क्या आर्टिकल 23(2) के तहत धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग के संबंध में विभेद के बारे में कोई प्रोविजन है क्या? तो देखिए जनरली हम अगर पूरा एक्ट अच्छे से 1 by 1 सब क्लॉज के साथ नहीं पढ़ के जाएंगे तो हमारे दिमाग में यही रहेगा कि जी विभेद वाला तो 15 और 16 में ही लिखा हुआ है। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें याद रखनी है कि 23(2) में भी विभेद को वर्जित किया गया है और जिसमें आधार क्या क्या बताए गए हैं? धर्म, मूलवंश, जाति, और जो ये आप शब्द देख रहे हैं वर्ग, ये एक आप नया शब्द देखेंगे कि वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर, कि जैसे अगर सार्वजनिक प्रयोजन के तहत अगर गवर्नमेंट आपसे काम करवा रही है तो वो ये नहीं कह सकती है कि इसी से धर्म के लोग काम करेंगे, इसी मूलवंश के काम करेंगे, इसी जाति के काम करेंगे या फिर इसी वर्ग के काम करेंगे। ठीक है, तो एक विभेद की जो लेकर जो प्रोविजन है किस आधार पर? धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग, इनके आधार पर ये भी 23(2) के तहत दिए गए हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आर्टिकल 24 का मीनिंग ये है कि 14 वर्ष से कम आयु के, कि 14 माइनस अगर कोई बच्चा है, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक का किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए, कि ना तो कारखाने में या
खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। कि देखिए इसमें तो बाकायदा आइडेंटिफाई कर दिया गया है कि कारखाने या खान में, ठीक है, कि 14 साल से अगर छोटा बच्चा है तो उसको कारखाने में या खान में या फिर किसी भी परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। परिसंकट में नियोजन का मतलब ये है कि देखिए 14 साल का बच्चा है तो उसके लिए कोई भी काम, किसी तरह का काम घातक हो सकता है। तो देखिए आप जैसे देखते हैं कि होटल वगैरह में 14 साल से कम के बच्चे भी काम करते हुए आपको जैसे कि यूटेंसिल्स क्लीनिंग में, ये सब में आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे आप उनसे एज पूछेंगे तो उनको ये पहले ही सिखा पढ़ा दिया जाता है कि आपको इतना एज बताना है। वो कहेंगे मैं 18 साल का हूँ, 16 साल का हूँ, 17 साल का हूँ, जबकि आप देखने में से भी आपको पता चलेगा कि वो बच्चे कितने छोटे छोटे होते हैं। तो इस तरह से जो घरों में लोग काम पे रख लेते हैं, तो ये सब क्या है, आर्टिकल 24 के अंतर्गत क्राइम है, ठीक है। ये अलाउ नहीं है कि किसी भी 14 साल से कम के बच्चे को ना तो किसी कारखाने में या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या फिर किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए कोई कंफ्यूजन? ठीक है, सबको क्लियर, सबको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट क्लास में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? घर पे जाके इसको पढ़ना है, 22 के पूरे कंप्लीट नोट्स बनाने हैं, और अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन होता है तो कल की क्लास में आप पूछेंगे, ठीक है। और 21 से 22, 23 और 24 ये चारों आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डन, ठीक है, सबको समझ में आ गया? किसी तरह का डाउट घर पे जाके देखना है, नोट्स जरूर बनाना है। किसी तरह का कोई भी डाउट लगता है, छोटे छोटे क्वेश्चन, देखिए पेपर में कुछ भी ना आए ये कभी नहीं हो सकता कि क्योंकि देखिए आपको पढ़ के जाना है बहुत अच्छे से सब कुछ। एक जितना भी वर्ड में पॉसिबल चीजें हैं वो आपके लिए भी पॉसिबल है। एवरी पॉसिबल थिंग इज पॉसिबल, ये एक दिमाग में बना के रखें। देखिए अब कोई ऐसी चीज है जो पॉसिबल नहीं है कि वो कोई नहीं कर पा रहा है, तो देखिए वो तो इम्पॉसिबल है, तो उसके पीछे तो हम भाग नहीं सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज पॉसिबल है और भी कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि हम भी कर सकते हैं। ये याद रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जिस भी एग्जाम में जिसके लिए भी आप चाहे पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको इतना परफेक्ट, इतना अच्छा पढ़ना है कि उसमें से कुछ भी पूछ ले। क्योंकि देखिए बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर एक किताब में से एक पर्सन 100 में से 100 क्वेश्चन का आंसर कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। ये याद रखना है कि हर पॉसिबल चीज आपके लिए भी पॉसिबल है, आप भी उसको कर सकते हैं। क्योंकि कोई ऐसा काम है जो आज तक किसी ने नहीं किया है और वो मतलब साइंटिफिकली डिक्लेयर्ड है कि ये हो ही नहीं सकता, कि कोई कह दे कि चांद से तारा, आसमान से तारा तोड़कर लाना है, सीधी सी बात है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन एग्जाम क्लियर करने हैं, बहुत सारी और भी लाइफ में चीजें हैं जो ऑलरेडी दूसरों के द्वारा की गई है, तो वो आप भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है, इतना अच्छा पढ़ना है कि उसको वापस जब पढ़ें तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब आप किसी चीज को फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तब ही जरूरी है कि उसको समझने की जरूरत पड़े। नेक्स्ट टाइम फटाफट देखें जैसे जैसे, तो आपको समझ में आती जाए चीजें। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन में टाइम बचेगा और ऐसे करते करते आपके बहुत सारे रिवीजन एग्जाम तक हो जाएंगे। और रिवीजन एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे की मेथड है। क्योंकि देखिए पढ़ते सब हैं, 19-20 का फर्क होता है, पढ़ते सब हैं, लेकिन चीजें वहां जाकर रिकॉल कितनों को होती है, कितने लोगों को होती है, वही एग्जाम क्लियर करवाने को आपकी की है। और रिकॉल उसको होता है जिसने बहुत बार रिवीजन किया है,
आप सब बच्चे एक जैसा पढ़ रहे हैं मेरे साथ, सबको मैं एक जैसा पढ़ा रही हूँ, लेकिन चीज़ें रिकॉल किसको कितना होती है, और रिकॉल उसको होती है जिसने बहुत रिवीजन किया है। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करें, नोट्स बनाएं। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, कल मिलते हैं। चलिए, गुड नाइट, कल मिलेंगे कल की क्लास में।